भी बढ़िया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, करंट आई, रेडियस आर, और यहां पे अगर मान लो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी है। तो मैग्नेटिक फील्ड बी, इट इज यूनिफॉर्म एंड इट इज इनटू द प्लेन। तो अगर लूप पे फोर्स पूछेगा तो सोचने की जरूरत नहीं है, क्लोज लूप बी यूनिफॉर्म, तो नेट फोर्स ऑन द लूप इज 0। लेकिन पूछ रहा है ये जो वायर है उसमें टेंशन क्या है, व्हाट इज द टेंशन इन द वायर। तो इस वायर का टेंशन हमें फाइंड करना है। तो कभी भी सर्कुलर वायर में टेंशन निकालना हो, और भी चैप्टर में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, सर्कुलर मोशन में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि सर्कुलर, अगर इसी सर्कुलर वायर को एंगुलर स्पीड ओमेगा से घुमा दिया जाए, फाइंड द टेंशन। तो हमेशा ध्यान रखो जब भी इस तरह के सर्कुलर वायर का टेंशन निकालना हो तो इसका पहले छोटा सा पोर्शन कट करके एफबीडी खींचेंगे। जब तक तुम छोटे से पार्ट का एफबीडी नहीं खींचोगे तो फ्री बॉडी डायग्राम में टेंशन आएगा कैसे। तो फ्री बॉडी डायग्राम में टेंशन आना चाहिए तभी तो टी कैलकुलेट होगा। तो इस वायर का एक छोटा सा पोर्शन कट करते हैं, ये एकदम बिल्कुल स्मॉल सा पार्ट। तो मान लो ये ए बी पार्ट है, तो ये ए बी एक स्मॉल सा पार्ट है, इसका एफबीडी खींचना है। तो ये ए बी पार्ट हल्का सा ऐसे कर्व जैसा होगा, तो इसका एफबीडी। लेकिन अब इतने छोटे खींचेंगे तो एफबीडी में हमें समझ में नहीं आएगा, तो समझ लो इसी का मैग्नीफाइड व्यू मैं यहां पे खींच रहा हूं, एफबीडी। तो ये एक वायर का पार्ट हो गया कौन सा, ए बी। लेकिन जितना बड़ा यहां ए बी देख रहे हैं उतना बड़ा नहीं है, वो काफी स्मॉल सा है, उसी का सोचो मैग्नीफाई करके यहां हम लोग देख रहे हैं। तो ए बी वायर्ड हो गए और यहां पे पॉइंट ओ सेंटर हो गए। तो इसका अब एफबीडी खींचना है। तो सबसे पहले टेंशन, तो कभी भी टेंशन जो लगता है वो किधर लगता है, तो वायर का जो लेंथ होता है हमेशा उसी डायरेक्शन में। तो यहां पे वायर का जो टेंजेंट हुआ ये देख रहे हो ना, इस जगह का टेंजेंट ये, तो इसी लाइन में टेंशन आएगा। तो यहां पे टेंशन हमने कंसीडर किया इधर की ओर टी। तो ऑब्वियसली ये जो रेडियस देख रहे हो ना, इसके ये परपेंडिकुलर होगा, और इस साइड में टेंशन होगा इधर, ये भी इसके परपेंडिकुलर। तो टेंशन टी कैसे, वायर का टेंजेंशियल ऐसे टी टी, रेडियस आर है। तो एक यहां पे मैं ऐसे वर्टिकल लाइन खींच देता हूं, इधर के एंगल को थीटा मान लेते हैं, तो इधर का भी एंगल सिमेट्री से थीटा। तो अब ये बता सकते हो कि ये एंगल इस जगह पे क्या होगा, ये वाला। टेंशन टेंजेंशियली आउटवर्ड, ये वर्टिकल से रेडियस ने बनाया एंगल थीटा, वर्टिकल से रेडियल ने एंगल बनाया थीटा, ये दोनों परपेंडिकुलर, तो ये एंगल भी तो थीटा ही होगा ना। तो कभी भी दो लाइन परपेंडिकुलर हो, एक ने बनाया वर्टिकल से थीटा तो दूसरा बनाएगा हॉरिजॉन्टल से थीटा। कभी भी दो लाइन अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो निश्चित है ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, तो ये बना रहा है वर्टिकल से थीटा तो ये बनाएगा हॉरिजॉन्टल से थीटा। ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, ये बनाया वर्टिकल से थीटा तो ये बनाएगा हॉरिजॉन्टल से थीटा। तो यहां पे देखो तो टी का जो कंपोनेंट है इधर वाला, टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा, तो ये तो एक दूसरे को बैलेंस किया, दोनों ने क्रॉस किया, कैंसिल। लेकिन इसी दोनों का कंपोनेंट इधर जो आएगा, टी साइन थीटा, टी साइन थीटा, तो ये जो टी साइन थीटा प्लस टी साइन थीटा टुवर्ड सेंटर इधर की ओर आ रहा है, तो इसको बैलेंस करने वाला फोर्स कौन है। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स किधर लग रहा है, तो इसमें करंट जा रहा है ए से बी, और बी है यहां पे इनटू द प्लेन। तो F इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी, तो एल वेक्टर इधर, बी अंदर।
तो देख सकते हो फोर्स बाय द मैग्नेटिक फील्ड इधर आ गए। हाँ, यहां पे बी का डायरेक्शन अगर क्रॉस नहीं होकर डॉट होता तो F इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी, फिर मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स नीचे आते। तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स अगर नीचे आता यानी टुवर्ड सेंटर लग रहे होते तो ये वायर कंप्रेस होने का सेंस रहता। अभी मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स बाहर लग रहा है तो ये वायर इलोंगेट होने का सेंस है। तो अगर इलोंगेट होने का सेंस है तो टेंशन बना हुआ है, और अगर यहां पे बी के डायरेक्शन को बदल दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स बाहर नहीं लग के टुवर्ड सेंटर, और टुवर्ड सेंटर अगर हर छोटे छोटे पार्ट पे लग रहा है तो ये वायर कोलैप्स करने का कोशिश करेगा। तो अगर मैकेनिकली वो स्ट्रांग नहीं होगा तो कोलैप्स कर सकता है, लेकिन अगर मैकेनिकली स्ट्रांग है तो वो कोलैप्स नहीं करेगा। उस केस में मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स अंदर की ओर लगेगा, तो ये जो टेंशन है उस केस में टेंशन का डायरेक्शन बदल जाएगा। उसमें फिर टेंशन ये आउटवर्ड नहीं होगा, टेंशन इनवर्ड होगा, और टेंशन अगर इनवर्ड हो गए तब ये 2t sin थीटा बाहर। लेकिन दोनों ही सिचुएशन में जो ये t sin थीटा है वो मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स को बैलेंस कर रहा है। अभी मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स बाहर, तो t sin थीटा जो ये टेंशन का कंपोनेंट है ये टुवर्ड सेंटर आया, और अगर मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स अंदर जाता तो टेंशन फिर ये आउटवर्ड नहीं होकर इनवर्ड होते, क्योंकि वहां पे स्ट्रिंग कोलैप्स करने का कोशिश करता तो ये एक दूसरे को पुश कर रहा होता, तो टेंशन वहां पे अंदर की ओर ऐसे आता, और टेंशन इधर होते तो फिर ये कंपोनेंट बाहर। लेकिन वहां पे टेंशन एग्जिस्ट होने का मतलब वायर उतने मैकेनिकली स्ट्रांग होना चाहिए। हालांकि इसमें भी वायर मैकेनिकली स्ट्रांग होना चाहिए, नहीं तो ब्रेक कर सकता है, फोर्स बाहर की ओर लग रहा है। लेकिन ये मान के चल रहा है कि वायर मैकेनिकली उतने स्ट्रांग है, इसलिए टेंशन एग्जिस्ट कर रहे हैं यहां पे। तो अब यहां पे रेडियल में हम लोग इक्वेशन क्या लिखेंगे? तो रेडियल में इक्वेशन लिखेंगे 2t sin थीटा। ये किधर का इक्वेशन लिख रहे हैं हम लोग? रेडियल में। 2t sin थीटा इक्वल टू फोर्स बाय द मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन थीटा क्या बोल रहा है? थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल, देयरफॉर sin थीटा इज अप्रोक्सीमेटली थीटा। तो इस वजह से LHS में क्या हो जाएगा? 2t sin थीटा को अप्रोक्सीमेटली थीटा, और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स ILB। तो L का मतलब A से B का डिस्प्लेसमेंट का लेंथ अप्रोक्सीमेट, मतलब ये तो लेंथ ये डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन यहां भी थीटा स्मॉल बोल रहे हैं। मतलब अगर यहां पे डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो L कितने हो जाएगा? AB कितने हो गया? ये R, ये थीटा, तो ये R sin थीटा, ये भी R sin थीटा, तो ये आ जाएगा 2R sin थीटा। लेकिन यहां भी थीटा स्मॉल होगा, इसलिए ये भी अप्रोक्सीमेटली कितने हो जाएगा? 2R थीटा। 2R थीटा मतलब ये आर्क लेंथ। अगर थीटा स्मॉल है तो ये आर्क लेंथ और ये स्ट्रेट लेंथ अप्रोक्सीमेटली सेम होगा। तो रेडियस R है, सेंटर पे एंगल 2 थीटा है, तो आर्क लेंथ किसके बराबर? तो आर्क लेंथ क्या होता है? रेडियस इंटू एंगल। तो रेडियस R है, एंगल 2 थीटा है यहां पे, तो ये आर्क लेंथ किसके बराबर हो गया? तो ये आर्क लेंथ जो हो गया, मतलब A से B का ये जो आर्क लेंथ है वो किसके बराबर? R इंटू 2 थीटा। तो जो आर्क लेंथ है और ये जो लीनियर लेंथ है वो अप्रोक्सीमेटली सेम ही होंगे अगर थीटा स्मॉल है। तो इसलिए करंट I हो गए, और L के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2R थीटा, मतलब R इंटू 2 थीटा। तो ये कर्व लेंथ और स्ट्रेट लेंथ अप्रोक्सीमेटली सेम, बिकॉज थीटा इज वेरी स्मॉल, इंटू B, तो इंटू 2t थीटा। तो देखो 2 और थीटा कैंसिल, तो देयरफॉर टेंशन इज IRB। क्लियर है? अच्छा एग्जांपल है, सीखने वाले क्वेश्चन है, एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो आगे अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग पैरेलल वायर। पहले दो वेरी लॉन्ग वायर लेके हम लोग कंसीडर करते हैं, जैसे ट्रांसमिशन लाइंस वगैरह होते हैं ना, कि जो इलेक्ट्रिसिटी वाले वायर है, तो वो देखो क्या होता है, काफ़ी डिस्टेंस से आ रहा है, आगे भी काफ़ी डिस्टेंस तक जा रहा है, और पोल पे जो वायर होते हैं वो हैंग होते हैं, तो वो दोनों देख सकते हो वायर एक दूसरे के पैरेलल है। तो उसी तरह का सिचुएशन लेते हैं कि अगर दो पैरेलल वायर्स हैं लेकिन इसके लेंथ जो है वो काफ़ी लॉन्ग है, दूसरा वायर भी इधर है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। करंट का डायरेक्शन सेम हो सकता है, करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो सकता है, उसके वजह से फोर्स का डायरेक्शन पे इफेक्ट पड़ेगा। तो आएगा वो सब डिस्कशन में। तो फिलहाल ऐसा करते हैं
कि करंट का डायरेक्शन सेम मान लेते हैं, एक में करंट है I1, एक में करंट है I2, और दोनों वायर के बीच का जो सेपरेशन है, इस सेपरेशन को कंसीडर करते हैं D। मतलब ये सेपरेशन हमेशा इसे परपेंडिकुलर में लेना, मतलब इसके लिए भी ये परपेंडिकुलर ये लाइन, इसके लिए भी ये लाइन परपेंडिकुलर। तो D इज द सेपरेशन बिटवीन द वायर, I1 I2 इज द करंट। सो व्हाट इज द फोर्स बिटवीन दिस टू वायर? कैसे होगा फोर्स, कितने होगा, क्या होगा? तो एक्चुअल में फोर्स तो काफी लॉन्गर, वायर तो काफी लॉन्गर है ना, तो अगर इनफाइनाइट वायर दोनों को मान के चलेंगे तो फोर्स तो बेसिकली इंफिनिटी हो जाएगा। तो लेंथ के सेंस में, यूनिट लेंथ के सेंस में देखेंगे कि फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होता है। तो आखिर फोर्स लगाएगा क्यों? इस वायर में करंट है तो इसके आसपास में मैग्नेटिक फील्ड होगा, और अभी पीछे हम लोगों ने सीखा कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर किसी मैग्नेटिक फील्ड में है तो उस पर फोर्स लग सकता है। तो ये वायर है, इसमें करंट है, तो ये करंट कैरिंग वायर, जो सेकंड वाला करंट कैरिंग वायर है, वो फर्स्ट के मैग्नेटिक फील्ड में है, या अपोजिट भी बोल सकते हैं कि फर्स्ट वाला करंट कैरिंग वायर सेकंड के मैग्नेटिक फील्ड में है। और कभी भी कोई भी एक करंट कैरिंग वायर किसी मैग्नेटिक फील्ड में है तो उस पर फोर्स लगेगा। तो अब यहां पे करंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, एम्पियर्स लॉ से, बर्ड्स लॉ से सीखा। तो इस वायर के वजह से इधर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा वो हमें एम्पियर्स लॉ से पता है कि इनफाइनाइट वायर का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो μ0 I बाय 2 पाई, डिस्टेंस d है तो 2 पाई d। तो चलो सबसे पहले लिखते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर 1 एट वायर 2। तो फर्स्ट वायर का मैग्नेटिक फील्ड सेकेंड वायर के लोकेशन पे क्या होगा? तो वायर 1 के वजह से मैग्नेटिक फील्ड है तो B1 लिख देता हूं। कितने? तो एम्पियर्स लॉ से इनफाइनाइट वायर का रिजल्ट डिराइव किया था μ0 I बाय 2 पाई r। तो μ0 I1 बाय 2 पाई r, r का मतलब d। चलो यहां पे B1 का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? तो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? थंब इज द करंट, और ऐसे फिंगर घुमाते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, सर्कल बनता है मैग्नेटिक फील्ड का, बहुत सारे प्रैक्टिस किए थे पहले। तो थंब हो गया यहां पे करंट, मैग्नेटिक फील्ड हमें इस साइड में देखना है, आवाज हुआ, इसका मतलब क्रॉस इनटू द प्लेन। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो यहां पे एज ए क्रॉस होगा, यानी ये जो B1 हम लोग लिख रहे हैं ये यहां पे इस वायर के हर पॉइंट पे, कहीं पे भी देखो करंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड 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 इनवर्ड। तो इसका मतलब इस वायर के डिफरेंट लोकेशन पे फर्स्ट वायर का मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, और मैग्नीट्यूड हो गए μ0 I बाय 2 पाई d। अब ये जो सेकेंड वायर है इसमें कोई छोटा सा पोर्शन कट करते हैं, dl। तो करंट एलिमेंट वेक्टर हमने ले लिया dl, करंट के डायरेक्शन में। तो करंट का डायरेक्शन ऊपर लिया तो dl वेक्टर इधर हो गया। तो अब तो इस dl पे इस B1 का फोर्स सोच सकते हैं ना। तो करंट कैरिंग वायर पे फोर्स किधर लगता है? F इक्वल टू I इंटू DL क्रॉस B। तो B यहां पे क्रॉस हो रहा है, dl वेक्टर इधर है, तो F इक्वल टू I इंटू DL क्रॉस B। क्या आया फोर्स का डायरेक्शन? लेफ्ट में। तो अगर फर्स्ट वायर सेकेंड वायर पे फोर्स लगा रहा है लेफ्ट में, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ से सेकेंड वायर फर्स्ट वायर पे फोर्स लगाएगा राइट में। तो दोनों वायर एक दूसरे पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं। डायरेक्शन देखो काफी हद तक तुम्हें क्लियर हो गया कि अगर हमने करंट का डायरेक्शन सेम लिया तो फोर्स क्या बना? अट्रैक्टिव। तो ये पॉइंट को मैं कंक्लूड कर देता हूं इधर साइड में। व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स? याद रखना है, बहुत आते हैं इस पे क्वेश्चन। तो अगर करंट का डायरेक्शन सेम है तो फोर्स का डायरेक्शन आया अट्रैक्टिव। इफ डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम
तो इफ डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम देन फोर्स इज अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव फोर्स हुआ। तो ऑब्वियसली करंट का डायरेक्शन अगर रिवर्स कर दोगे तो फोर्स रिवल्सिव हो जाएगा। चेक करना है तो कर सकते हो। चलो एक इधर साइड में चेक करते हैं कि एक में करंट ऊपर जा रहा है, एक में करंट नीचे आ रहा है। तो फर्स्ट वाले का मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया? इनटू द प्लेन। तो इसमें करंट I1, इसमें करंट I2। तो I1 का मैग्नेटिक फील्ड I2 के लोकेशन पे क्या हो गया? इनटू द प्लेन। ये हो गया BI1। तो अब इसमें से कोई छोटा सा पार्ट डीएल वेक्टर करेंगे लेंगे तो फोर्स का डायरेक्शन क्या लगेगा? तो L नीचे की ओर जा रहा है और B क्रॉस है, तो L क्रॉस B। देख सकते हो राइट हैंड रूल से, L क्रॉस B राइट में गए। तो अगर राइट वाले वायर पे फोर्स राइट में गए तो लेफ्ट वाले वायर पे फोर्स लेफ्ट में आ जाएगा। तो इफ डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट, फोर्स इज रिपल्सिव। इफ डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम देन फोर्स इज अट्रैक्टिव। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हो गया डायरेक्शन के बारे में। तो इफ डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम, फोर्स इज अट्रैक्टिव। इफ डायरेक्शन ऑफ करंट इज opposite then force is repulsive। तो करंट अपोजिट तो फोर्स रिपल्सिव, डायरेक्शन ऑफ करंट सेम तो फोर्स इज अट्रैक्टिव। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एकदम बिल्कुल इसको ध्यान भी रखना है। तो दो पैरेलल वायर, करंट का डायरेक्शन सेम, अट्रैक्ट करेगा। डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट तो दोनों वायर एक दूसरे को रिपेल करेगा। लेकिन कितने फोर्स से? अब उसके लिए आगे बढ़ते हैं। तो ये डीएल लेंथ पे जो फोर्स लगा, इसको डी में लगा देता हूं, सिर्फ डीएल लेंथ की बात कर रहे हैं। तो डीएल लेंथ पे जो फोर्स लगा वो डीएफ। तो फोर्स ऑन डीएल इज डीएफ। डायरेक्शन तो हो ही गया, अट्रैक्टिव है। यहां पे डायरेक्शन सेम लिया इसलिए फोर्स अट्रैक्टिव, अपोजिट तो फोर्स का डायरेक्शन रिपल्सिव। तो डीएल पे मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? तो करंट, इस डीएल में करंट कितना है? I2। तो F इक्वल टू I इंटू एल क्रॉस बी। तो I L मतलब डीएल और B, तो B किसका? फर्स्ट वायर का। तो फर्स्ट वायर ने मैग्नेटिक फील्ड दिया B1 साइन 90, क्योंकि L और B एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो ILB। क्लियर है? तो फोर्स के लिए फार्मूला वही ILB यूज कर रहे हैं, लेकिन डीएल लेंथ पे फोर्स बात कर रहे हैं इसलिए I2 इंटू डीएल इंटू B। लेकिन इस जगह B कौन दे रहा है? तो सेकेंड वायर पे फोर्स सोच रहे हैं, तो B कौन दे रहा है? फर्स्ट वायर। तो सेकेंड वायर के लोकेशन पे फर्स्ट वायर ने मैग्नेटिक फील्ड दिया और फर्स्ट वायर के लोकेशन पे सेकेंड वायर ने मैग्नेटिक फील्ड दिया। तो रिवर्स करके भी ये रिजल्ट को डिराइव कर सकते हो। अभी हमने फर्स्ट का मैग्नेटिक फील्ड लिया और सेकंड में एलिमेंट्री पार्ट काटा। आप चाहो तो उल्टा भी कर सकते हो कि सेकंड वायर का मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट के लोकेशन पे लिया और फर्स्ट में एलिमेंट्री पार्ट काटा, उससे भी रिजल्ट आपको यही आएगा, फोर्स अट्रैक्टिव ही आएगा। देख सकते, जैसे इसमें करंट इधर है तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? बाहर। और डीएल वेक्टर इधर लेंगे तो एल क्रॉस बी। देख रहे हो, फोर्स का डायरेक्शन राइट में। और न्यूटन्स थर्ड लॉ तो वैलिड ही होने चाहिए, एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट। तो अब यहां पे B का वैल्यू रख देते हैं। तो I2 और B, तो म्यू नॉट I1, ये I2 मल्टीप्लाई हो गया I2 बाई 2 पाई D इंटू DL। So if two wire is parallel, then what is the force on small length DL? Mu naught I1 I2 by 2 pi D into DL। अगर DL को इधर ले आते हो तो फोर्स पर यूनिट लेंथ बन जाएगा। तो mu naught I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 pi D। तो mu naught I1 I2 2 by 2 pi D। So this one is force पर यूनिट लेंथ।
तो अगर दो करंट कैरिंग वायर है तो फोर्स पर यूनिट लेंथ पे फोर्स कितना आएगा, म्यू नॉट I1 I2 by 2 pi d, मींस फोर्स पर यूनिट लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ करंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। लेकिन अगर हमें फोर्स पर यूनिट लेंथ नहीं, लेंथ चाहिए तो डीएल को इधर ले जाएंगे, तो ये फार्मूला हो गया, रिजल्ट याद रखना है, फोर्स पर यूनिट लेंथ म्यू नॉट I1 I2 by 2 pi d। लेकिन ध्यान रहे ये फोर्स नहीं है, फोर्स पर यूनिट लेंथ म्यू नॉट I1 I2 by 2 pi d। और अगर हमें फोर्स ही निकालना है तो डीएल को राइट में ले जाएंगे। तो अब जितने लेंथ पे आपको फोर्स चाहिए उतने लेंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर ये इनफाइनाइट लेंथ है दोनों ही वायर, तब तो नेट फोर्स इनफाइनाइट हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, उसमें तो वैल्यू नहीं बता पाएंगे। लेकिन अगर उस इनफाइनाइट लेंथ में भी कोई सेक्शन को कट किया जाए कि नहीं अपने को 1 मीटर पे, 2 मीटर पे, 5 मीटर पे, 10 मीटर पे फोर्स चाहिए, तो म्यू नॉट I1 I2 by 2 pi d इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। 1 मीटर के वायर पे इतने फोर्स हुए तो 10 मीटर पे इंटू 10। तो इस रिजल्ट को याद रखना है, म्यू नॉट I1 I2 by 2 pi d इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, और अगर पर्टिकुलर लेंथ पे फोर्स बताना है तो इंटू लेंथ को मल्टीप्लाई कर देंगे। हां, अगर एक वायर इनफाइनाइट है और बगल में एक वायर को फाइनाइट कर दिया जाए तो उसमें फाइनाइट वायर के लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वही हो जाएगा आपको फोर्स बिटवीन टू वायर, मतलब एक इनफाइनाइट और एक फाइनाइट। तो उस केस में जो फाइनाइट वायर का लेंथ है उसको रखने से उस पर्टिकुलर लेंथ के लिए फोर्स आ गया, तो दोनों वायर के बीच का फोर्स हो जाएगा म्यू नॉट I1 I2 by 2 pi d इंटू एल। लेकिन डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, ध्यान रखना है, इफ डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम देन द फोर्स इज अट्रैक्टिव, इफ डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट देन द फोर्स इज रिपल्सिव। बहुत बार आए हुए इस पे, आप डायरेक्शन पे कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं कि डायरेक्शन सेम है अट्रैक्ट करेगा, डायरेक्शन अपोजिट है रिपेल करेगा, रिपल्सिव फोर्स मैग्नेटिक फील्ड का। और फार्मूला सबको याद हो गए, म्यू नॉट I1 I2 by 2 pi d। अगर डेरिवेशन भी आ गया तो बोर्ड में एग्जाम में आ सकता है डेरिवेशन, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो एक वायर का सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड ले लो, क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I by 2 pi d। ये रिजल्ट कहां से डेराइव करते हैं हम लोग, एम्पियर्स लॉ से डेराइव करते हैं। और इसमें से एक छोटा सा पार्ट कट करेंगे, डीएल, तो डीएल पे फोर्स कितने हो जाएगा, F इक्वल टू I इंटू एल क्रॉस बी, जिसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा ILB। तो आई एल का मतलब छोटा सा लेंथ डीएल, और फर्स्ट वायर का मैग्नेटिक फील्ड B1 को यहां सब्स्टिट्यूट किया तो ये आ गया फोर्स, और लेंथ को इधर ले आए तो फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब इसमें देखो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट, एक और चीज डेवलप क्या होता है कि यूनिट डायमेंशन चैप्टर में, अब देखो मैं हूं तो चैप्टर कौन सा, मैग्नेटिक इफेक्ट पे, अब वापस जाते हैं हम लोग यूनिट डायमेंशन चैप्टर पे, क्योंकि यूनिट डायमेंशन एक ऐसा चैप्टर है जो कि शुरुआत में तो सीखते हैं लेकिन वो कंटिन्यूअस हर चैप्टर में साथ के साथ चलते चला जाता है। तो वहां आपने सीखा है कि फंडामेंटल क्वांटिटी 7 होते हैं। क्यों फंडामेंटल क्वांटिटी 7 होते हैं भाई, तो अभी तक जो फिजिक्स डेवलप हुआ है उन सारे फिजिक्स के हर क्वांटिटी को उसी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी से डेराइव करके एक्सप्लेन किया जा सकता है। और वो सारे फंडामेंटल क्वांटिटी एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, इसलिए वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी का जो 7 क्वांटिटी है उस सेट जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी हो गए। तो कभी भी फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब सेट ऑफ क्वांटिटी व्हिच आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, और उससे अदर क्वांटिटी को एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो वहां पे एक क्वांटिटी आप लोगों ने सीखा होगा, इलेक्ट्रिक करंट इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक करंट फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसका यूनिट होता है एम्पियर। तो वहां पे सारे फंडामेंटल क्वांटिटी के जो यूनिट हैं उसका डिफिनेशन भी यूनिट डायमेंशन चैप्टर में एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं, लेकिन उसको समझने में उस टाइम पे काफी डिफिकल्टी होती है। रीजन, अब ये रिजल्ट को डेवलप करने के बाद अब आपको समझ में आएगा कि एम्पियर का डिफिनेशन बना कैसे है। अब यूनिट डायमेंशन के चैप्टर के टाइम पे तो इतने नॉलेज थे नहीं, उस समय तो एम्पियर्स लॉ नहीं पता है, F इक्वल टू IL भी नहीं पता है। अब आके रियल सेंस में तुम्हें एम्पियर का डेफिनेशन समझ में आएगा। तो मैं यहां पे देखो अब एम्पियर का डेफिनेशन बनाता हूं, जिस तरीके से वहां पे मास का डेफिनेशन है। मास का डेफिनेशन बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा कि पेरिस के पास एक सेवरे जगह है जहां पे एक सिलेंडर रखे हुए हैं, प्लेटिनम इरिडियम एलॉय के, तो एक पर्टिकुलर डायमेंशन है जिसको कि 1 किलोग्राम बोला गया है, और उसी को कॉपी कर करके हम लोग किलोग्राम का वाट बनाते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका यूनिट होता है एम्पियर, तो वो इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट एम्पियर है उस एम्पियर को अब मैं यहां पे डिफाइन कर रहा हूं, मतलब डेफिनेशन ऑफ एम्पियर।
डेफिनेशन ऑफ एम्पियर। यहां एम्पियर में मैंने ए स्मॉल लेटर लिख दिया भाई। एम्पियर तो साइंटिस्ट साहब का नाम है, किसी का नाम तो कैपिटल लेटर से होता है। हां, नाम कैपिटल लेटर से होगा, लेकिन यहां एम्पियर मतलब यूनिट की बात कर रहे हैं, तो कभी भी यूनिट को पूरा लिखा जाएगा तो उसका अल्फाबेट जो लेटर्स होगा वो स्मॉल लेटर। कोई भी यूनिट हमेशा स्मॉल लेटर। सिंबलिक फॉर्म में जो साइंटिस्ट के नेम पे यूनिट होते हैं उसको कैपिटल लेटर से लिखते हैं। तो एम्पियर का सिंबल कैपिटल है, लेकिन पूरा एम्पियर लिखेंगे। तो यहां एम्पियर साहब का मैं साइंटिस्ट साहब का नाम नहीं लिख रहा हूं, एम्पियर एज ए यूनिट लिख रहा हूं, ये इसलिए ये स्मॉल है। तो अब देखो कि एम्पियर का डेफिनेशन इसी मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स के से रिजल्ट से डिफाइन होगा। बोर्ड में आ जाता है कि डिराइव द रिजल्ट फॉर फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर एंड डिफाइन एम्पियर। इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में भी आ जाते हैं, और एक छोटा सा न्यूमेरिकल डाल देगा, पता चलेगा 4-5 मार्क्स में क्वेश्चन आ गया। तो देखो अब यहां पे एम्पियर्स का क्या डेफिनेशन। तो जब भी दो पैरेलल वायर है तो एक में करंट I1 है, एक में करंट I2 है, इसके बीच के डिस्टेंस को हम लोगों ने D बोला, और यहां पे हम लोगों ने फोर्स का रिजल्ट ऑलरेडी डिराइव कर रखे हैं, तो वो रिजल्ट को वापस से मैं लिख रहा हूं। तो यहां पे ये जो डायरेक्शन ऑफ करंट सेम है तो फोर्स अट्रैक्टिव, डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट है फोर्स रिपल्सिव। बार बार ये पॉइंट मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन ऑफ करंट सेम, फोर्स अट्रैक्टिव, डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट, फोर्स रिपल्सिव। लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स हैं तो ये पर यूनिट लेंथ कितने हो गए, तो म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई डी। तो थोड़ी देर के लिए ऐसा सोचते हैं कि दोनों वायर में 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, ऐसा मान लेते हैं। डेफिनेशन मैं बाद में बनाऊंगा, पहले ये मान लेते हैं इफ I1 इज 1 एम्पियर, I2 इज ऑल्सो 1 एम्पियर, D इज ऑल्सो, D जो है वो 1 मीटर, सबको 1 कर दिए, 1 एम्पियर सेपरेशन 1 मीटर। तो वैसे केस में व्हाट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ, दिस इज म्यू नॉट बाय 2 पाई। म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, तो बाय 2 पाई कर देंगे। तो ये रिजल्ट हो गया आपको 2 इंटू 10 टू द पावर -7। तो अगर दो वायर पैरेलल हैं, दोनों के बीच का सेपरेशन 1 मीटर है, दोनों वायर में 1 एम्पियर का करंट पास कर रहा है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होगा, 2 इंटू 10 टू द पावर -7। इसके यूनिट क्या होने चाहिए, तो फोर्स का यूनिट न्यूटन, लेंथ का यूनिट मीटर, न्यूटन पर मीटर। तो ये तो अभी हमने कैलकुलेशन किया, इसको न्यूमेरिकल क्वेश्चन के जैसा समझ लो कि दो पैरेलल वायर है, दोनों में करंट 1 एम्पियर, दोनों का सेपरेशन 1 मीटर, तो व्हाट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन पर मीटर। अब इसी रिजल्ट को क्या कहना है, अब इसको हमें रिवर्स में बोलना है। क्या रिवर्स में बोलेंगे कि अगर दो पैरेलल वायर हैं, दो पैरेलल वायर है, दोनों के बीच का सेपरेशन 1 मीटर है, और वो दोनों वायर एक दूसरे पे फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या लगा रहा है, 2 इंटू 10 टू द पावर -7, ये गिवन हो गया। मतलब अब बोलना है कि इफ 2 पैरेलल वायर, अब ये डेफिनेशन असली में शुरू हुआ, इफ 2 पैरेलल वायर कैरिंग सेम करंट, लेकिन कितने वो बताए नहीं, कैरिंग सेम करंट एंड सेपरेटेड बाय 1 मीटर। तो इफ 2 पैरेलल वायर कैरिंग सेम करंट सेपरेटेड बाय 1 मीटर एक्सपीरियंस ए फोर्स पर यूनिट लेंथ of 2 into 10 to the power -7 Newton per meter, then current in each
वायर इज एन एम्पियर। मतलब डिफिनेशन में क्या किया, इसी रिजल्ट को उल्टा बोलेंगे कि अगर इतने फोर्स पर यूनिट लेंथ लग रहे हैं, 1 मीटर का सेपरेशन है, करंट सेम है, तो ऑब्वियसली वो करंट कितने होंगे, 1 एम्पियर। आए समझ में कैसे रिजल्ट बना? तो अभी हमने फोर्स पर यूनिट लेंथ को कैलकुलेट कर लिया, मान के 1 मीटर 1 एम्पियर का करंट है, सेपरेशन 1 मीटर है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ का फार्मूला म्यू नॉट I1 I2 by 2 pi d, करंट हो गया 1 एम्पियर, सेपरेशन लिया 1 मीटर, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ आया 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। लेकिन ये डिफिनेशन नहीं हुआ, डिफिनेशन समझने के लिए मैंने ये बताया, डिफिनेशन में अब ये बोलेंगे ये गिवन है, मतलब समझ लो फोर्स पर यूनिट लेंथ गिवन है, सेपरेशन 1 मीटर गिवन है और करंट का वैल्यू सेम है, तो वो करंट कितने होगा, 1 एम्पियर होगा। कब? अगर ये फोर्स पर यूनिट लेंथ कितने हो जाए, 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। तो यूनिट मीटर के वायर पे फोर्स कितने लग रहे हैं, 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। दोनों वायर का सेपरेशन 1 मीटर है, करंट इक्वल है, तो निश्चित ही उस वायर में जो करंट होगा उसी करंट को हम लोग बोलेंगे एम्पियर। आए समझ में? तो यह है डेफिनेशन ऑफ एम्पियर। तो इसलिए होता क्या है कि यूनिट डायमेंशन के चैप्टर में यूनिट कैसे निकाला जाए, डायमेंशन कैसे निकाला जाए, उसके एप्लीकेशन पे ध्यान देना चाहिए उस टाइम पे। और जो डिफिनेशन वगैरह हैं वो जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ते जाते हैं फिर धीरे धीरे आपको समझ में आता है कि हर क्वांटिटी का डिफिनेशन वगैरह कैसे है। हालांकि उस टाइम पे भी एक बार रीड कर लेना चाहिए, लेकिन ज्यादा क्लियरिटी धीरे धीरे आता है। तो जैसे यहां पे अब आपको एम्पियर्स की क्लियरिटी बिल्कुल अच्छे से हो गए होंगे, लेकिन अब इस एम्पियर के क्लियरिटी को समझने के लिए पहले ये रिजल्ट तो पता होना चाहिए ना कि व्हाट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन द 2 पैरेलल वायर। तो म्यू नॉट I1 I2 by 2 pi d। तो डिस्टेंस 1 मीटर, करंट सेम, फोर्स पर यूनिट लेंथ 2 × 10⁻⁻7, दैट मींस कि दीज करंट आर एम्पियर इन ईच वायर। इस वायर में भी एम्पियर है, इस वायर में भी एम्पियर है। कितने? 1 एम्पियर 1 एम्पियर। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एम्पियर। तो फोर्स बिटवीन पैरेलल वायर का रिजल्ट तो बन गया। अब कुछ इसके एग्जाम्पल हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर तुम्हारे पास मान लो एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग में कोई करंट दे दिया जाए I, तो सिंपल पूछा जाएगा कि ये स्प्रिंग इलोंगेट होगा कि कंप्रेस्ड होगा, मतलब स्प्रिंग एक्सपेंड होगा कि कंप्रेस्ड हो जाएगा इस करंट की वजह से। स्क्रीन पॉज करके जरा सोचो, ठीक है। तो करंट का डायरेक्शन यहां पे सेम होगा कि अपोजिट होगा? तो करंट यहां हेलिकल पाथ पे ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो दो कंसेक्यूटिव वायर जो देखोगे, मतलब ये वायर गया आगे, मैं थोड़ा पीछे वाले पार्ट को डॉटेड से दिखा देता हूं, फिर ये आगे का वायर, ये पीछे का पार्ट डॉटेड, फिर आगे का पार्ट, ये पीछे का पार्ट डॉटेड, आगे का पार्ट, पीछे का पार्ट डॉटेड। तो ऐसे है वायर। तो यहां से करंट इन किया तो करंट यहां आई, आगे से गया, पिछले हिस्से में डॉट में पीछे रहेगा। तो सिर्फ आगे वाले में दिखाते हैं। तो करंट आगे गया, फिर लौटने का, फिर करंट ऊपर, करंट ऊपर। तो यहां पे जो एडजेसेंट वायर है इसमें करंट का डायरेक्शन क्या हो गया? सेम। तो अभी हम लोगों ने पीछे क्या सीखा? अगर डायरेक्शन ऑफ करंट सेम है तो फोर्स इज अट्रैक्टिव। तो ये सारे टर्न्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो डायरेक्शन ऑफ करंट एज डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम। तो डायरेक्शन ऑफ करंट सेम, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स जो हो गया वो अट्रैक्टिव। तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स अट्रैक्टिव है तो टर्न्स एक दूसरे के पास आएंगे, इसलिए स्प्रिंग में क्या हो जाएगा? तो स्प्रिंग विल कंप्रेस। क्लियर है? बहुत मतलब अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इजी है, थोड़ा सा सोचने से आसानी से समझ में आ रहा है कि वायर में करंट का डायरेक्शन सेम है तो ये टर्न्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, सो स्प्रिंग विल कंप्रेस्ड। तो नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं कि अगर एक मान लो ये तुम्हारे पास इनफाइनाइट वायर है और बगल में एक फाइनाइट लेंथ के वायर है। तो दिस लेंथ L, करंट I1, I2,
सेपरेशन D, तो ये वायर को 1 मान लो, ये वायर को 2। तो क्वेश्चन है फाइंड द फोर्स ऑन वायर 1 बाय द वायर 2। तो वायर 1 जो है ये लॉन्गर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग मान लो, लेकिन वायर 2 फाइनाइट लेंथ के, L लेंथ के, एंड बोथ द वायर इज पैरेलल। सेपरेशन D। तो फर्स्ट वायर पे फोर्स क्या होगा ये पूछा गया, सेकंड वायर, सेकंड फर्स्ट पे क्या फोर्स लगा रहा है। तो अगर ये सोचो कि ये फाइनाइट है तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बनाया, तो ये तो वायर लेंथ इनफाइनाइट है, तो इधर से कैलकुलेशन में जाओगे तो परेशान हो जाओगे। तो यहां बेहतर है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ को पहले यूज करेंगे। अपने को पूछा गया है फोर्स ऑन द वायर 1 बाय द वायर 2, सफिक्स लगा दे रहा हूं। तो फोर्स ऑन द वायर 1 बाय द 2, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ से क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा? फोर्स ऑन द वायर 2 बाय द 1, क्योंकि एज ए वेक्टर दोनों इक्वल एंड अपोजिट। न्यूटन थर्ड लॉ, फर्स्ट पे सेकंड का फोर्स, सेकंड पे फर्स्ट का फोर्स, दोनों एज ए वेक्टर एक दूसरे का नेगेटिव वेक्टर होगा। तो डायरेक्शन ऑफ करंट सेम है, तो फोर्स तो अट्रैक्टिव है, डायरेक्शन इज नॉट इशू। मतलब राइट वाले पार्ट पे फोर्स बोलेंगे लेफ्ट में, और लेफ्ट वाले पे बोलेंगे फोर्स राइट में। तो हमें मैग्नीट्यूड बताना है फोर्स ऑन 1 बाय द 2, तो ये किसके बराबर होना चाहिए? फोर्स ऑन द 2 बाय द 1। तो फोर्स ऑन द 2 बाय द 1 जब सोचोगे तो सेकंड वाले वायर का लेंथ फिक्स है, फाइनाइट लेंथ है, L लेंथ है, तो फाइनाइट लेंथ पे कैलकुलेशन अपने को इजी रहेगा आसानी से। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ अपने को क्या पता है? तो म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई d। तो ये है फोर्स पर यूनिट लेंथ, लेकिन इसमें dl मल्टीप्लाई है। तो dl मतलब, तो ये जो छोटे छोटे लेंथ dl 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 dl, तो ये dl dl ऐड करके क्या हो जाएगा? लेंथ L हो जाएगा। तो सिंपली फोर्स ऑन द सेकेंड वायर बाय द फर्स्ट वायर, तो इसका लेंथ फाइनाइट है इसलिए L से मल्टीप्लाई किया, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, तो म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई d इनटू L। बट ये फोर्स हुआ सेकेंड वायर पे फर्स्ट का, बट न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोल रहा है? तो दोनों पे फोर्स इक्वल एंड अपोजिट। तो फोर्स ऑन 1 पूछे 2 का, या 2 पे पूछे 1 का, दोनों का वैल्यू सेम। कितने? तो म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई d इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, और इस फाइनाइट वायर के लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपको आ गया फोर्स ऑन द वायर 1 बाय द 2। बाकी डायरेक्शन तो क्लियर ही है कि डायरेक्शन यहां पे क्या होगा, तो डायरेक्शन ऑफ करंट सेम है, इसलिए फोर्स इज, डायरेक्शन इज अट्रैक्टिव। मतलब लेफ्ट वाले वायर पे फोर्स राइट में, और राइट वाले फोर्स पे लेफ्ट में, एज डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम। चलो देखो एक एग्जांपल में, एक ये लॉन्ग इनफाइनाइट वायर है, और इसके ऊपर एक वायर है जिसका कि लेंथ L, मास M, और इसके ये एबव में है d डिस्टेंस पे। सपोज इसमें करंट जा रहा है I, तो अगर इस वायर को मैं AB से रिप्रेजेंट कर दूं, तो ये जो वायर AB है, तो व्हाट शुड बी द करंट इन द वायर AB सो दैट दिस वायर इज इन इक्विलिब्रियम। फॉर AB टू बी इन रेस्ट। ग्रेविटी है यहां पे ग्रेविटी प्रेजेंट है जी। तो एक स्ट्रेट वायर है और इसके ऊपर में एक वायर है, तो ग्रेविटी की वजह से इस पे mg तो नीचे लग रहा होगा, लेकिन अब इस वायर को रेस्ट में रखना है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स इस पे ऊपर की ओर लगना चाहिए। तो इस AB वायर में करंट का वैल्यू पूछ रहा है, तो करंट पूछ रहा है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों ही बताना है। तो ये जो AB वायर है, तो इसका FBD मैं अलग से नहीं खींचता हूं, इसे मैं दिखा देता हूं। तो इस AB वायर पे कलर अलग दिखा देता हूं, कि जो सॉल्यूशन वाला पार्ट है वो रेड कलर से दिखा देता हूं। तो इसके mg फोर्स नीचे लगेंगे, और चूंकि ये रेस्ट में है, तो रेस्ट का मतलब हो गया ये इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया
सम ऑफ ऑल द फोर्स 0। तो टोटल फोर्स 0 होने चाहिए, तो इसका मतलब mg को बैलेंस करता हुआ एक ऊपर की ओर फोर्स होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स। तो इसका मतलब यहां पे फोर्स बाय द मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू mg। मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स क्या हो जाएंगे? तो फोर्स पर यूनिट लेंथ रिजल्ट याद है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या हो जाता है? म्यू नॉट I1 I2। तो इस वायर में करंट हो गया I और दूसरे वायर का करंट IAB, तो म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई डी, सेपरेशन डी। बट ये ध्यान रखें कि ये फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, कई बार हम लोग इसी को लिख देते हैं, लेंथ भूल जाते हैं। तो ये ध्यान रहे, दिस इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो अपर वाले वायर का लेंथ L हो गया, तो इनटू L। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स ऊपर की ओर। तो म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई डी, फोर्स पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ L। और इस फोर्स ने बैलेंस किया इसके वेट mg को। तो यहां से IB का कैलकुलेशन हो जाएंगे। तो व्हाट इज द करंट IAB, बाकी के पार्ट उधर जाएंगे। तो 2 पाई डी mg डिवाइडेड बाय म्यू नॉट I। तो ये तो करंट का वैल्यू हुआ, लेकिन अब हमें इस करंट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? तो करंट इसमें A से B होने चाहिए कि B से A होना चाहिए? तो इसके लिए अगेन वही राइट हैंड थंब रूल, नहीं तो ऐसे भी। यहां पे दोनों वायर के बीच में फोर्स एट्रैक्टिव है या रिपल्सिव? तो ये वायर पे mg नीचे लग रहा है, फोर्स ऊपर लग रहा है, तो इसका मतलब दिस फोर्स इज रिपल्सिव। तो जो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स है, तो दिस फोर्स इज रिपल्सिव। ये वायर इस पे फोर्स अवे लगा रहा है ऊपर, तो ये फोर्स रिपेल कर रहा है। तो नीचे वाले वायर ने अपर वाले वायर पे फोर्स ऊपर लगाया, ऊपर वाले ने नीचे वाले पे नीचे लगाया होगा। तो ये जो एबीडी हमने खींचा है, ये दोनों जो रेड पेन से फोर्स दिखाया है, वो वायर AB पे। तो AB पे mg नीचे, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स ऊपर। तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स रिपल्सिव है, और जब भी फोर्स रिपल्सिव है, इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट। सो डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट। तो डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट होने का मतलब I और IAB दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होने चाहिए। तो I जा रहा है लेफ्ट से राइट, तो इसका मतलब IAB किधर जाएगा? तो ये लेफ्ट से राइट, तो ये राइट से लेफ्ट। इसका मतलब फ्रॉम B टू A। तो IAB का डायरेक्शन B से A हो गया। रीजन mg नीचे है, मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स ऊपर होने चाहिए। तो फोर्स रिपल्सिव, डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट, तो ये लेफ्ट से राइट, तो यहां पे करंट राइट से लेफ्ट, सो फ्रॉम B टू A। और करंट का वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया? तो mg को इक्वेट कर दिया मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स से। मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स क्या हो गया? तो म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई डी इनटू L। क्लियर है? मैं एक थोड़ा एडवांस क्वेश्चन लेता हूं, मतलब थोड़ा इसमें इंटीग्रेशन लगेगा, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जे एडवांस वाले बच्चों को ही देखना है, जे एडवांस के बच्चे हो, नीट के बच्चे हो, मेंस के लिए हो, सब किसी का भी प्रिपरेशन कर रहे हो, ये सब क्वेश्चन सीखने वाले क्वेश्चन है। मैं जितने भी क्वेश्चन ले रहा हूँ, आप किसी भी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हो, सबको ये चीज़ें सीखना है। हाँ, आगे फर्दर प्रैक्टिस जो है वो अपने अपने, भाई नीट का कर रहे हो तो अपने MCQ का प्रैक्टिस करो, जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप जेई का कोई बढ़िया बुक उठा के उसके प्रैक्टिस करो। लेकिन हम लोग जो सिखा रहे हैं वो सब सीखने वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें सारे क्वेश्चन, थ्योरी, डेरिवेशन सबको आपको अच्छे से लिखना है, प्रैक्टिस करना है, और स्क्रीन रोक रोक के आप बढ़िया से नोट्स वगैरह बनाते जाना। जो भी डेरिवेशन वगैरह करा हूँ सब तुम्हारा बोर्ड का भी काम हो रहा है, बोर्ड में भी जितने डेरिवेशन वगैरह सब इसके अंदर आ रहा है, तो सब अच्छे से डेरिवेशन करना है, नोट्स लिखना है, और जो भी एग्जाम्पल्स करा रहे हैं ये सारे एग्जाम्पल तुम्हें प्रैक्टिस करना है। इसके आगे का काम जो है वो तुम्हारा अलग अलग। नीट के बच्चे हो तो आप अपना MCQ बुक की जो है प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो, और जेई के लिए कर रहे हो तो तुम्हें MCQ भी प्रैक्टिस करना है, सब्जेक्टिव भी प्रैक्टिस करना है, मल्टीपल करेक्ट भी प्रैक्टिस करना है। तो टाइप ऑफ क्वेश्चन आगे का वैरायटी अपने अपने अकॉर्डिंग जो है प्रिपेयर करना है। तो एक ऐसा क्वेश्चन ले रहा हूं जिसमें अब थोड़ा सा इसमें इंटीग्रेशन इन्वॉल्व होगा। तो एक लॉन्ग वायर है और इसमें करंट मान लो कि जैसे कि I1 है, तो अभी तक वायर पैरेलल थे, लेकिन अब थोड़ा चेंज कर दे रहा हूं, यहां पे वायर परपेंडिकुलर हो गए।
इसमें करंट I1, इसमें करंट I2। तो थ्योरेटिकली तो इसी पैरेलल वायर का ही रिजल्ट हम लोग सीखते हैं, फार्मूला पैरेलल वायर का ही याद रखना है, परपेंडिकुलर वायर का केस को एक प्रॉब्लम के जैसा ट्रीट करना है। तो अगर इस एंड का इस वायर से डिस्टेंस A है और दूसरे एंड का डिस्टेंस B है, तो अब यहां वायर एक दूसरे पे क्या फोर्स लगा रहा है। अगर इस वायर के लेंथ की बात करेंगे तो B माइनस A, कई बार प्रॉब्लम में हो सकता है इस वायर का लेंथ L लिख दे, तो हम लोग रिजल्ट A और B के टर्म में ला रहे हैं, तो B इक्वल टू A प्लस L लिखा जा सकता है। तो अप्रोच तो वही रहेगा जो इस रिजल्ट के डेरिवेशन में था पैरेलल वायर में। इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड है, तो फर्स्ट वायर का मैग्नेटिक फील्ड में सेकेंड वायर है, तो कोई भी वायर करंट कैरिंग वायर है और किसी के मैग्नेटिक फील्ड में है तो उस पर फोर्स लग सकते हैं। तो फर्स्ट वायर का मैग्नेटिक फील्ड कहां पे, तो अब यहां पे x डिस्टेंस पे। तो पिछले केस में जो वायर पैरेलल थे तो वो डिस्टेंस फिक्स थे, जो भी वायर था उसके कोई भी एलिमेंट्री पार्ट सेम डिस्टेंस पे रहते थे, कि यहां पे पैरेलल थे तो उस पे कोई भी एलिमेंट्री पार्ट काटते थे तो सारे वायर डी डिस्टेंस पे थे। लेकिन यहां पे अगर छोटे छोटे एलिमेंट्री पार्ट काटोगे तो ये डीएल का लोकेशन जो है इस वायर से चेंज हो रहा है, ए से शुरू होके बी पे खत्म हो रहा है। तो जब भी चीजें वेरी कर रहा हो तो इसका मतलब एलिमेंट्री पार्ट काट करके एक इंटरमीडिएट के पोजीशन पे रिजल्ट को अप्लाई करना है और फिर इंटीग्रेशन करना है। तो यहां पे मैं एक छोटा सा पार्ट कट कर देता हूं और इस छोटे से पार्ट को बोलेंगे डीएल। किस लोकेशन पे, तो यहां से एल डिस्टेंस पे गया, या एक्स कर लेते हैं। तो यहां से x डिस्टेंस पे जाके एक छोटा सा पार्ट काटा जिसका की लेंथ है dx। तो अब x डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट वायर का B1, मतलब ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर 1 कहां पे, एट ए डिस्टेंस x from the wire। तो B1 x का फंक्शन, तो इनफाइनाइट वायर का रिजल्ट याद ही है, एम्पियर्स लॉ से डिराइव किए थे, म्यू नॉट I, तो करंट है I1 डिवाइडेड बाय 2 पाई x। तो इस मैग्नेटिक फील्ड जो B1 है उसमें एक करंट कैरिंग पार्ट हो गया जिसका लेंथ है dx। तो उस dx पे फोर्स किधर होगा, तो B1 का डायरेक्शन क्या है, तो थंब रखे करंट में, तो B1 का डायरेक्शन है यहां पे इनवर्ड। तो F इक्वल टू I इंटू एल क्रॉस बी, एल इधर है करंट के डायरेक्शन में और B अंदर है, तो एल क्रॉस बी, तो इस पे फोर्स लग गए ऊपर, तो ये हो गया DF। तो इस DF का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो करंट I इंटू एल क्रॉस बी, तो L हो जाएगा dx और B हो जाएगा B1। L और B परपेंडिकुलर है, L इधर है, B इंटू द प्लेन है, इसलिए साइन 91। तो F इक्वल टू ILB, तो L का मतलब यहां पे dx और B का वैल्यू रख देते हैं। तो B का वैल्यू रखने पे क्या रिजल्ट आ जाएगा, म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई x, तो म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई x इंटू dx। तो अब हमें इस वायर पे फोर्स निकालने हैं और x वेरी कर रहा है, तो x कहां से कहां शुरू होगा, A से शुरू होगा B पे खत्म होगा, क्योंकि वायर इस एंड से शुरू हुआ, A खत्म होगा B पे, यानी इसको अब इंटीग्रेशन कर देना है। क्यों, अब इसमें जितने भी DF होगा हर छोटे छोटे पार्ट पे DF का डायरेक्शन ऊपर की ओर ही होगा, लेकिन पास में B स्ट्रांग है इसलिए इधर में फोर्स ज्यादा होगा और जैसे जैसे दूर जाएंगे फोर्स का मैग्नीट्यूड कम होते जाएगा। मतलब अगर मैं साइड में अगर इस वायर को दिखा दूं, ये जो वायर है L लेंथ का, तो इस साइड में फोर्स ज्यादा होंगे लेकिन इधर की ओर फोर्स कम होगा, तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं ये फोर्स का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। तो ये जो नेट फोर्स होगा ये FB, ये कितने होंगे, DF प्लस DF प्लस DF प्लस DF, सब डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका मतलब वो FB को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सो दिस फोर्स बाय द मैग्नेटिक फील्ड इज इंटीग्रेशन दिस DF। तो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई तो कांस्टेंट है, तो म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई कांस्टेंट, इंटीग्रेशन में 1 बाई x dx,
x का लिमिट a से b, और एक बहुत खतरनाक इंटीग्रेशन आ गया क्या, अरे 1/x का इंटीग्रेशन तो फार्मूला ही है ना, ln x। तो क्या रिजल्ट हो जाएगा, म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई। फिजिक्स में इंटीग्रेशन से फालतू डरने की जरूरत नहीं है, फिजिक्स में जो भी इंटीग्रेशन आते हैं वो जनरली इजी रहते हैं। तो 1/x का इंटीग्रेशन ln x हो गए, और लिमिट अपन डालेंगे a से b। तो क्या रिजल्ट हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इधर कर देता हूं साइड में रिजल्ट। तो फोर्स बाय द मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्ट हो गया यहां पे म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई, और ब्रैकेट में अपर लिमिट ln b, लोअर लिमिट ln a। तो म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई इंटू ln b बाई a। तो जब दो वायर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उस केस में फोर्स क्या लगेगा, तो म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई ln b बाई a। तो रिजल्ट को चाहो तो आप ध्यान रख सकते हो कि परपेंडिकुलर का केस है तो म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई ln b बाई a, और पैरेलल का केस है तो म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई d जो वहां पे था, तो म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई d जो है वो फोर्स पर यूनिट लेंथ है, इसलिए वहां पे फोर्स को क्या बोलेंगे, म्यू नॉट I1 I2 L बाई 2 पाई d, और यहां पे म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई ln b बाई a। क्लियर है। लेकिन जो वायर पास में है उस पे फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा क्योंकि यहां बी स्ट्रॉन्गर है, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कम होते चला जाएगा। देख सकते हो यहां पे फोर्स का वैल्यू एरो वाइज दिखा रहा हूं, एरो का लेंथ कम हो रहा है, और फार्मूला रिजल्ट हो गए म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई ln b बाई a। अगर तुमको यहां पे लेंथ l दिया होता, a दिया होता, तो b के जगह पे लिख सकते थे a प्लस l। क्लियर है। एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर एक लॉन्ग वायर है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है I, और इसके बगल में मान लो कि एक स्क्वायर या रेक्टेंगल का शेप रख दे, चलो स्क्वायर ही लेते हैं। तो ABCD एक स्क्वायर लूप हो गए, करंट का डायरेक्शन से इस तरीके से हो गया क्लॉकवाइज, यहां पे करंट ऊपर जा रहा है, ये साइड हो गया L, ये भी L, और यहां से ये डिस्टेंस भी चलो L ही कंसीडर करते हैं। करंट इसमें भी आई, करंट मान लो इसमें भी आई। तो एक तो सिंपल पूछ देता है कि इस तरह का सिचुएशन दे दिया, तो अगर ये वायर को फिक्स किया जाए और लूप को बगल में रख दिया जाए तो ये वायर इस लूप को अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा। तो उसके लिए तुम्हें क्या सोचना है, सबसे पास में जो वायर होगा सबसे डोमिनेटिंग फोर्स तो इसी पोर्शन पे होगा। तो ये जो AB पोर्शन है वो इस इनफाइनाइट वायर के पास में है, और यहां देखो इसमें करंट का डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन ऑफ करंट सेम, इसका मतलब फोर्स अट्रैक्टिव। हालांकि CD पार्ट पे देखो तो डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट है, इसमें फोर्स रिपल्सिव, लेकिन इसमें फोर्स अट्रैक्टिव। लेकिन डोमिनेट कौन करेगा, जो नियर बाय है, क्योंकि नियर बाय में एक वायर का यहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा। तो नियर बाय जो पार्ट है उसका फोर्स डोमिनेट करेगा, तो डायरेक्शन सेम है तो फोर्स अट्रैक्टिव, और करंट का डायरेक्शन अगर एक को रिवर्स कर दे तो रिपल्सिव हो जाएगा। तो एक तो सिंपल ये क्वेश्चन हो सकते हैं जिसमें कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। क्लियर है ना। यहां पे डायरेक्शन ऑफ करंट सेम है, तो इसका मतलब चलो मैं यहां पे दिखा भी देता हूं कि यहां पे दोनों पे करंट का डायरेक्शन सेम है, तो ये इसको इसके ऊपर फोर्स जो लगाएगा वो अट्रैक्टिव। तो AB पे फोर्स लगाया मान लो ये F1, CD पे फोर्स लगाया F2, लेकिन निश्चित ही F1 ग्रेटर देन F2 होगा क्योंकि ये पास में है, और F1 का डायरेक्शन चूंकि अट्रैक्टिव है तो पूरे लूप को अट्रैक्ट किया। करंट उल्टा कर दोगे तो F1 F2 रिवर्स हो जाएगा, उस केस में रिपल्सिव। लेकिन अब अगर मान लो हमें वैल्यू कैलकुलेट करना है कि इस पे कितने फोर्स लगा रहा है, फाइंड द फोर्स ऑन द लूप, कि पूरे लूप पे कितने फोर्स लगा रहा है। तो जो BC और AD वायर है, क्या इस पे किधर फोर्स लगेगा, तो परपेंडिकुलर वाला केस अभी पीछे देखे थे, इसमें वायर ऊपर है, ये वायर परपेंडिकुलर है, तो इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड, फर्स्ट वायर अगर मान लो चलो इसका नाम 1 रख देता हूं, तो B1 किधर हो जाएगा, इनटू द प्लेन। तो ऊपर वाले वायर पे फोर्स किधर लगेगा, I इंटू L इधर की ओर, L क्रॉस B, देख रहे हो B अंदर है, L क्रॉस B, तो इस पे फोर्स लगेगा ऊपर,
और नीचे वाले वायर पे फोर्स लगेगा, तो करंट इधर है तो एल वेक्टर इधर लेंगे, बी अंदर, तो एल क्रॉस बी नीचे। तो इस पे जो फोर्स लगा, चलो इसको नाम दे देते हैं F3 F4। तो F3 और F4 अपोजिट है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा ना। F3 और F4 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट। इसलिए जो F3 वेक्टर है और F4 वेक्टर है, तो एज ए वेक्टर एक दूसरे का नेगेटिव वेक्टर है, तो दोनों का सम 0 हो गया। इसका मतलब यहां लूप पे फोर्स निकालना है, तो F1 माइनस F2 बिकॉज F1 इज ग्रेटर देन F2। तो फोर्स ऑन द लूप कितने हो जाएगा? सिंपली F1 माइनस F2। और F1 F2 का वैल्यू तो आप आसानी से बता सकते हो। तो F1 का फोर्स कितने हो जाएगा? तो दो वायर पैरेलल का केस है, तो दो वायर पैरेलल हो तो फोर्स कितने? म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई d। तो d का मतलब यहां हो जाएगा ये डिस्टेंस L, और करंट भी दोनों सेम ही है, तो 1 2 हटा दो, तो म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2 पाई L। लेकिन ये फोर्स पर यूनिट लेंथ हो गया इनटू लेंथ ऑफ दिस पार्ट, तो लेंथ ऑफ दिस पार्ट इज L। और F2 कितने हो जाएंगे? तो फिर से म्यू नॉट I1 I2 मतलब I इंटू आई डिवाइडेड बाय 2 पाई d। तो ये वायर का यहां से डिस्टेंस क्या हो गया? L प्लस L 2L। तो इसके लिए d हो गया L और इस पार्ट के लिए d हो गया 2L। तो यहां L यहां पे 2L, लेकिन लेंथ इसके भी L, L इसके भी L। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ। तो क्या रिजल्ट हो जाएगा? L से L कैंसिल, L से L कैंसिल, तो म्यू नॉट I स्क्वायर बाई पाई कॉमन, यहां है 1/2, यहां है 1/4, 1/2 माइनस 1/4 1/4। तो ये हो गया फोर्स। एंड निश्चित F1 ग्रेटर देन F2 है, तो फोर्स किधर की ओर लगेगा? लूप पे, डायरेक्शन इज टुवर्ड्स लेफ्ट। क्लियर है? तो ये हो गया तुम्हें फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर, और कहीं कहीं परपेंडिकुलर भी बने, लेकिन रिजल्ट को ध्यान रखना। और डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन तो तुम्हारे डायरेक्शन से ही बन जाएंगे कि डायरेक्शन ऑफ करंट सेम है तो फोर्स अट्रैक्टिव, डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट है तो फोर्स रिपल्सिव। यहां भी डायरेक्शन पूछा तो तुम्हें कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, ये अट्रैक्टिव ये रिपल्सिव, लेकिन पास वाला डोमिनेट करेगा, इसलिए नेट फोर्स लूप पे हो गया अट्रैक्टिव। ठीक है? ओके, थैंक यू।